जब पाकिस्तान बना तो मुल्क के पास इतना खजाना नहीं था कि मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जाएं। अपनी करेंसी बनाने के लिए कोई मुल्क पाकिस्तान की गारंटी वर्ल्ड बैंक को नहीं दे रहा था। जब हिंदुस्तान से लाखों मुहाजिरीन आए तो इनकी खुराक और रिहाइश के लिए कुछ न था। कायदे आजम जब पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का हलफ लेने के लिए गए तो उनके पास कोई गाड़ी न थी। इसके अलावा इस नए मुल्क को और भी बहुत सी मुश्किलात का सामना था जिनका हल सिर्फ एक आदमी ने किया और पाकिस्तान पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन अफसोस की बात है कि आज के दौर में इस अजीम इंसान को बहुत से लोग जानते तक नहीं। वो शख्स थे नवाब ऑफ बहावलपुर सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब ये अजीम इंसान फौत हुए तो इनके जनाजे का क्या मंजर था। मैं हूं इकबाल और आप देख रहे हैं रियल पॉइंट ऑफ हिस्ट्री। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी रियासत बहावलपुर के 12वें और आखिरी हुक्मरान थे। हाकिम बहावलपुर नवाब बहावल खान पंजम के घर बरोज जुम्मा 30 सितंबर 1904 को एक बच्चे की विलादत हुई जिसका नाम सादिक मोहम्मद खान रखा गया। जब सादिक की उम्र 2 साल हुई तो इन्हें इनके वालिद अपने साथ हज के लिए सऊदी अरब ले गए, लेकिन हज से वापसी पर नवाब बहावल खान का इंतकाल हो जाता है। नवाब बहावल खान का सिर्फ एक ही बेटा होता है यानी सादिक, जिसकी इस वक्त उम्र सिर्फ 3 साल थी। लिहाजा वापसी बहावलपुर पहुंचते ही 15 मई 1907 को नवाब सादिक की दस्तारबंदी कर दी गई। नए नवाब बहुत छोटे थे, लिहाजा एक कमेटी बनाई गई जो तमाम तर हुकूमती मामलात देखती थी और सारे अख्तियारात इस्तेमाल करती थी। इस कमेटी की सरबराही सर रहीम बख्श के पास थी। इसी कमेटी ने नवाब की तालीम और तरबियत की भी जिम्मेदारी पूरी की। इब्तदाई तालीम महल के अंदर हुई और पहले टीचर गुलाम हुसैन कुरैशी थे। इसके बाद अमूर सल्तनत और आला तालीम के लिए सादिक को लंदन भेजा गया, जहां से 1915 में वापसी हुई। लंदन से वापस आते ही एचिसन कॉलेज लाहौर में मजीद तालीम हासिल करने के लिए चले गए। 1921 में नवाब हुक्मरानी और अमूर सल्तनत चलाने के काबिल हो गए थे, लेकिन कुछ अरसा मजीद इन्हें अमली तौर पर तैयार किया गया। 1924 को जब नवाब सादिक की उम्र 20 साल हुई तो नूर महल बहावलपुर में एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में इस वक्त के इंडिया के वायसराय लॉर्ड रेडिंग ने नवाब सादिक की ताजपोशी की और कमेटी ने तमाम अख्तियारात जो इनके पास अमानत थे नवाब सादिक के सुपुर्द कर दिए। 1925 में नवाब सादिक जामिया अल अजहर की तर्ज पर जदीद तकाज़ों से अमाहंग जामिया अब्बासिया कायम करते हैं। 1926 में इसके तहत एक और इदारा भी कायम किया जो कि तबिया कॉलेज था। ये इदारा पंजाब का वाहिद सरकारी इदारा था जो तरक्की करते हुए आज दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के नाम से जाना जाता है। 1930 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सालाना कन्वेंशन की सदारत के लिए बुलाया गया था। इस वक्त नवाब ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बतौर अतिया खतीर रकम अता की। 1935 को नवाब सऊदी अरब हज करने की गर्ज से दौरे पर गए। 24 जनवरी 1935 को नवाब सादिक एक आलीशान बहरी जहाज पर सवार हुए। 30 फरवरी को ये जहाज जद्दा की बंदरगाह पर पहुंच गया। 11 फरवरी को नवाब सादिक मदीना मुनव्वरा पहुंचते हैं, रोज़ा रसूल पर हाजिरी देते हैं और 1 मार्च तक मदीना में ही कयाम करते हैं। इसी दौरान अमीर मदीना ने नवाब सादिक की ज़ियाफत का बंदोबस्त किया। कुछ दिनों बाद नवाब सादिक ने भी अमीर मदीना के एजाज में मदीना में ही ज़ियाफत का एहतमाम किया। 22 फरवरी को मदीना के गवर्नर से भी मुलाकात की। 2 मार्च को नवाब सादिक मक्का पहुंचते हैं, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ किया और उम्रा करने के बाद अमीर फैसल बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात की। नवाब सादिक ने सुल्तान अब्दुल अजीज बिन सऊद के साथ खाना काबा को गुस्ल देने की सआदत भी हासिल की। हज अदा करने के बाद वो वापस बहावलपुर आ जाते हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रियासत बहावलपुर के कानूनी मशीर भी थे और नवाब सादिक के खास दोस्त भी। कराची में नवाब सादिक ने अपनी जाती रिहाइश गाह अल शम्स महल और अल कमर महल कायदे आजम और इनकी बहन फातिमा जना को बतौर तोहफा दे दिए। जब हिंदुस्तान की तकसीम का वक्त आया तो सबकी नजरें बहावलपुर पर थीं, क्योंकि ये रियासत इस वक्त हिंदुस्तान की अमीर तरीन रियासत थी। बहावलपुर को ये फैसला करना था कि वो या तो भारत में शामिल हो जाए या पाकिस्तान में। पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से नवाब सादिक को ये ऑफर कराई गई कि बहावलपुर का इलाहाक अगर भारत से करते हैं तो रियासत बीकानेर को इन्हें तोहफे में दे दिया जाएगा, बल्कि इन्हें इंडिया का गवर्नर भी बना दिया जाएगा। लेकिन
نواب آف بہاولپور نے اس وقت یہ تاریخی الفاظ کہے کہ بہاولپور کا پچھلا دروازہ بھارت کی طرف ہے اور اگلا دروازہ پاکستان کی طرف ہے۔ ہر شریف آدمی اپنے گھر کا اگلا دروازہ ہی استعمال کرتا ہے۔ جب پاکستان بنا تو حکومت پاکستان کے پاس ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو کئی مہینوں تک نواب صادق نے ریاست بہاولپور کے خزانے سے پورے ملک کے ملازمین کو تنخواہیں دیں۔ جب قائد اعظم کا گورنر ہاؤس میں علف برداری کی تقریب میں شرکت کا وقت آیا تو حکومت پاکستان کے پاس کوئی گاڑی ہی نہیں تھی جس پر قائد اعظم سوار ہو کر جا سکیں، لہٰذا نواب صادق نے اپنی گاڑی حکومت پاکستان کو دی اور اس کے علاوہ ایک اور بھی گاڑی قائد اعظم کو بطور تحفہ پیش کر دی۔ جب ہندوستان سے لاکھوں کی تعداد میں مہاجر آئے تو ان کی رہائش اور کھانے پینے کا بندوبست حکومت کے پاس مکمل نہ تھا۔ نواب صادق نے ٹنوں کے حساب سے مہاجرین کے کیمپوں میں راشن بھجوایا اور انہیں بہاولپور ریاست میں گھر اور رقبے بھی تقسیم کیے۔ 30 اکتوبر 1947 کو نواب صادق نے بہاولپور کا پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا۔ قائد اعظم نے ایک تقریب میں کہا کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی ایک پاکستان تھا اور وہ پاکستان ریاست بہاولپور ہے۔ قائد اعظم نے انہیں محسن پاکستان کے خطاب سے بھی نوازا۔ 1955 تک یعنی پاکستان بننے کے 8 سال بعد تک بہاولپور پر نواب صادق کی حکمرانی رہی۔ پھر ریاست کو مغربی پاکستان میں ضم کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ عظیم انسان لندن چلے گئے اور باقی ساری زندگی وہیں گزاری۔ 24 مئی 1966 کو نواب صادق کی وفات ہو جاتی ہے۔ ان کے جسد خاکی کو لندن سے کراچی لایا گیا اور وہاں سے لاہور سے انہیں ٹرین کے ذریعے بہاولپور لایا گیا۔ اسٹیشن سے انہیں 4 گھوڑوں والی بگھی میں صادق گڑھ پیلس لایا گیا۔ صادق گڑھ پیلس اور اسٹیشن سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن ان کی میت صادق گڑھ پیلس کئی گھنٹوں میں پہنچی، جس کی وجہ لاکھوں کی تعداد میں نماز جنازہ کے لیے آئے ہوئے لوگوں کا سمندر تھا۔ ان کی نماز جنازہ پلٹن گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا جنازہ تھا۔ جنازے کے بعد نواب صادق کی میت کو دراوڑ کے شاہی قبرستان میں فوجی اور سرکاری اعزاز کے ساتھ لے جایا گیا۔ میت کو سپرد خاک کرنے کے بعد انہیں پاکستانی فوج کی طرف سے 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی، مگر افسوس کہ آج اس عظیم ہیرو کو جاننے والوں کی تعداد بہت کم ہے، جس کی وجہ پاکستان